कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू। नरेश की माँ अपने बेटे से मिलने दिल्ली आ रही है। इस बात का पता चलते ही नरेश के दिल में हलचल मच जाती है। नरेश अपनी माँ के स्वागत की तैयारी में लग जाता है। साथ ही उसे डर भी सताने लगता है कि उसकी माँ कहीं अपनी पुरानी जिद पर फिर से बैठ ना जाए। हे भगवान, इस बार बचा लो। अगले साल पक्का माँ की जिद पूरी कर दूंगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। नरेश दरवाजा खोलता है तो सामने अपने मकान मालिक को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उनके साथ एक सुंदर सी लड़की भी थी। अब नमस्ते अंकल, कुछ काम था, मुझे बुला लेते। आपने क्यों कष्ट किया? अरे नहीं नहीं, इसमें कष्ट कैसा। मैं तो बस तुम्हें रीना से मिलवाने आया था। आज से रीना तुम्हारे साथ इसी फ्लैट में रहेगी। अंकल, कोई लड़का फ्लैटमेट नहीं है? एक अनजान लड़की के साथ रहना मेरे लिए थोड़ा अजीब होगा। देखो नरेश, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस फ्लैट में तुम्हें किसी ना किसी के साथ एडजस्ट करना ही होगा, या फिर तुम अकेले पूरे फ्लैट का किराया दे दो, मैं किसी को नहीं रखूंगा। नरेश अपने मकान मालिक की बात सुन के रीना के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, पर अंदर ही अंदर उसे ये बात खाने लगती है कि वो अपनी माँ को क्या जवाब देगा जब उसकी माँ रीना के बारे में उसे पूछेगी। दिन बीतने लगते हैं। नरेश और रीना अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, पर अभी भी नरेश अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाता। एक दिन नरेश बहुत परेशान सा बैठा होता है। तभी रीना उसे पूछती है, क्या हुआ नरेश, तुम काफी परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो एक्चुअली 2 दिन बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आ रही है। अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये तो खुशी की बात है। हाँ रीना, बट मेरी माँ एक जिद लेकर बैठ गई है कि मैं शादी कर लूँ, पर मैं अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ। ऊपर से जब वो तुम्हें देखेगी तो 100 सवाल करेगी, क्या जवाब दूंगा? अरे इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मेरे पास ना इस प्रॉब्लम का सलूशन है, जिससे ना तुम्हें शादी करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हारी माँ मेरे बारे में कुछ पूछेंगी। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। वो सोचता है कि रीना खुले ख्यालों वाली लड़की है, कहीं माँ को सच बता ना दे। नरेश को सोच में डूबा देखकर रीना कहती है, अरे क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए? डोंट वरी, जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसे कुछ भी नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, कैसा प्लान? मैं समझाती हूँ। हम ना एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लेते हैं। फिलहाल मेरे पास जॉब नहीं है, तो तुम इस रूम का किराया दे देना जब तक तुम्हारी माँ यहाँ रहेंगी, सिर्फ तब तक। और तुम अपनी माँ से कह देना कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इससे वो मेरे यहाँ रहने पर कोई सवाल भी नहीं करेंगी। अरे बात तुम्हारी ठीक है, पर माँ से झूठ बोलना, ना ना बाबा, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। कोई और आइडिया दो ना तुम। देखो मंजूर हो तो बोलो, वरना सच बता दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीना की बात सुनकर नरेश सोच में डूब जाता है। बहुत सोचने के बाद जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो वो रीना के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वो रीना से बात करता है और अपनी माँ की पसंद और नापसंद के बारे में बताता है। रीना भी नरेश की सभी बातों को ध्यान से सुनती है, ताकि कहीं उससे कोई गलती ना हो जाए। आखिर वो दिन भी आ जाता है जब नरेश की माँ उससे मिलने दिल्ली आ जाती है। नरेश अपनी माँ को फ्लैट पर लेकर जाता है। जैसे ही नरेश की माँ फ्लैट के अंदर जाती है, रीना उसके पैर छू लेती है। ये देखकर नरेश की माँ थोड़ी घबरा जाती है और नरेश से पूछती है, अरे बेटा नरेश, ये कौन है? माँ ये आपकी बहू रीना है। माफ़ी चाहता हूँ, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि आपको बता ही नहीं पाया, इसलिए सोचा कि क्यों ना आपको सरप्राइज दिया जाए। अरे बेटा, मैं तो बस तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती थी। हाँ, बहुत अरमान थे अपनी इकलौती बेटी की शादी को लेकर, लेकिन कोई बात नहीं, शायद किस्मत को यही मंजूर होगा। ये कहते ही नरेश की माँ रीना को गले लगा लेती है। रीना बेटिया, मेरा बेटा ना थोड़ा नादान है, पर तुम काफ़ी समझदार लगती हो, और मैं जानती हूँ कि तुम इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखोगी। माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। नरेश की माँ अपने बहू और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दिन बीतने लगते हैं। नरेश की माँ और रीना का रिश्ता बहुत मजबूत होता चला जाता है। वो दोनों सारा दिन एक साथ रहती और खूब बातें करती। इधर साथ रहते रहते नरेश और रीना भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है, फिर भी वो इस बात को छुपा कर ही रखते हैं।
एक दिन नरेश की माँ और रीना शादी के बारे में बात करने लगते हैं। रीना बिटिया, ये तो नरेश ने मुझे बिना बताए शादी कर ली, वरना मैं तो अपनी इकलौती बेटी की शादी इतनी धूमधाम से करती कि सारी दुनिया देखती रह जाती। अच्छा माँ, आप ऐसा भी क्या करती नरेश और मेरी शादी में जो दुनिया देखती रह जाती? अरे बिटिया, एक माँ के अरमान तुम अभी नहीं समझोगी। मैं तो अपनी बहू को एक रानी की तरह लेकर आती और शादी भी बिल्कुल शाही अंदाज में करती, पर मेरे तो सारे अरमान ऐसे ही रह गए। खैर, मुझे तो अपने बेटे और बहू की खुशी चाहिए बस। ये कहते हुए नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रीना भी ये सुनकर ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि वो भी मन ही मन खुद को नरेश की पत्नी और उसकी माँ की बहू मानने लगी थी। शाम को जब नरेश ऑफिस से घर आता है तो रीना खुद को रोक नहीं पाती और नरेश के सामने उसकी माँ को अपने और नरेश के रिश्ते का सारा सच बता देती है। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ दोनों से बहुत नाराज हो जाती है और घर वापस जाने की बात करने लगती है। तुम दोनों ने मुझसे सच छुपाकर बहुत ठेस पहुंचाई है मुझे। अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती मैं, कल ही वापस चली जाऊंगी अपने घर। माँ, मुझे माफ कर दो, ये सब मैंने रीना के कहने पर ही किया है, वरना मैं भी आपको कभी ठेस पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हाँ माँ, हमने ये सिर्फ आपका दिल रखने के लिए किया, प्लीज हम दोनों को माफ कर दीजिए। तुम दोनों ने मेरे अरमानों के साथ खिलवाड़ किया है, और वैसे भी मुझे अपने बेटे के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढनी है, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। माँ की ये बात सुनकर रीना खुद को रोक नहीं पाती। माँ, क्या मैं आपके घर की बहू बनने लायक नहीं हूँ? रीना की बात सुनकर नरेश हैरान रह जाता है। नरेश की माँ भी कुछ समझ नहीं पाती। मैं कुछ समझी नहीं, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? माँ, मैं वो नरेश से बहुत प्यार करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको भी अपनी माँ मान बैठी हूँ। आज जब आपकी बातें सुनी तो खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए सारा सच आपको बता दिया। रीना की बात सुनकर नरेश की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बेटे नरेश और रीना को गले लगा लेती है। मेरे घर की बहू तो सिर्फ रीना बिटिया ही बनेगी। मैं आज ही तुम दोनों की शादी की तारीख निकलवा दूंगी, बस एक बार तुम्हारे घर वाले मान जाए। उसी दिन रीना के माता पिता भी उनके फ्लैट पर आ जाते हैं। दोनों परिवार आपस में बैठकर बातें करते हैं और शादी के लिए राजी हो जाते हैं। रीना भी कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देती है और कहती है, सही मायने में मैं अब बहू बनूंगी, अब तक तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाली बहू थी। काला साया। यूं तो बनारस घाट अपनी खूबसूरती के लिए बहुत प्रचलित है, पर घाट के किनारे कई राज लिए बैठे हैं। ये कहानी शुरू होती है बनारस के घाट के पास बने ममता निवास से, जहाँ प्रिया लाल जोड़े में ममता के घर उसकी बहू बनकर आती है। आओ आओ बहू, घर को अपने पैरों से पवित्र करो। ममता घर की दहलीज पार कर ही रही होती है कि अचानक एक बहुत गंदी सी बास पूरे घर में फैल जाती है। ये बदबू और ये आवाजें, ये कौन हंस रहा है माँ? अब ये पड़ोसी ना हमारे थोड़े अलग से है। कहाँ हम शाकाहारी और ये मांस मच्छी खाने वाले। छोड़, तू ध्यान मत दे और गृह प्रवेश कर। और हाँ बहू, अपनी सास की एक बात हमेशा याद रखना, इन पड़ोसियों से तो कभी बात नहीं करेगी, अच्छे लोग नहीं है ये। अपनी सास की ये बात मानेगी ना बेटा? हाँ माँ, जो आपकी मर्जी, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। अगले दिन प्रिया अपनी पहली रसोई बनाने रसोई घर में जाती है। ये छोटी बात तो नाक में जा रही है, एक काम करती हूँ, खिड़की खोल देती हूँ। प्रिया खिड़की खोलने जाती है। इतने जाले, लगता है इस खिड़की को कभी खोला ही नहीं गया, पर ऐसा क्यों? ओह, नॉनवेज की स्मेल आती होगी ना। 2 मिनट के लिए खोल लेती हूँ, फिर बंद कर दूंगी। प्रिया खिड़की खोलती है। खिड़की खोलते ही उसकी नजर सामने वाले घर की खिड़की पर पड़ती है, जहाँ एक लड़की खड़ी होती है, हाथों में मेहंदी, लाल रंग की साड़ी, बिल्कुल सजी धजी, मानो प्रिया की तरह ही वो भी नई नवेली बहू हो। वो प्रिया को देखकर मुस्कुराती है। हे भगवान, माँ ने तो इनसे बात करने को मना किया था। प्रिया फौरन ही खिड़की बंद कर देती है और तवे पर चढ़े रोटी की ओर देखने लगती है, पर वहाँ रोटी न होकर मछली पड़ी होती है।
ये क्या, पहली ही रसोई में इतनी बड़ी गलती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? प्रिया बहुत डर जाती है और फौरन रसोई की सफाई करने और फिर सभी के लिए खाना बनाने लग जाती है। जब वो सबको खाना परोसती है, सब तो ठीक है, मैं बेकार में चिंता कर रही थी। हे भगवान, ऐसे ही बस अपनी कृपा बनाए रखना। रात के वक्त जब सब सो रहे होते हैं, तब प्रिया को पायल की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? प्रिया उठकर उस आवाज के पीछे छत की सीढ़ियों तक जाती है। तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज आती है। प्रिया छत पर जाती है तो क्या देखती है? वही लाल साड़ी वाली लड़की अपनी गोद में एक नवजात बच्चे को घुमा घुमा कर सुला रही है। तभी प्रिया की नजर उसके पेट पर पड़ती है। ओह गॉड, ये तो प्रेग्नेंट भी है। सुनिए, बच्चा सो नहीं रहा है क्या? मैं कुछ मदद करूं? नहीं नहीं, आपके घर वालों को अच्छा नहीं लगेगा, मैं संभाल लूंगी। स्नेहा की गोद से बच्चा हाथ मारकर प्रिया की गोद में आने को छटपटाने लगता है। दोनों घर अगल बगल में बने होने के कारण प्रिया उस बच्चे को गोद में ले लेती है। प्रिया के पास आते ही वो सो जाता है। बच्चे का वो स्पर्श रात भर प्रिया भूल नहीं पाती और अगली सुबह वो छत पर कपड़े सुखा रही होती है। तभी उसे एक औरत इशारा करके बुलाती है। स्नेहा कह रही थी बाबू तुम्हारी गोद में आते ही सो गया। मैं गौरी, स्नेहा की माँ हूँ। बहू, घर आना, बाबू को खिला भी लेना। शाम को जब घर पर कोई नहीं रहता, बच्चे से मिलने के लिए प्रिया छिपकर अपनी पड़ोसन के घर चली जाती है और कुछ देर बच्चे को खिलाकर वापस लौट आती है। इसके कुछ दिन बाद ही प्रिया को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। ममता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। माँ जी, पता नहीं क्यों उल्टी आ रही है। प्रिया भागती हुई वॉशरूम में जाती है तो हरे और लाल रंग की उल्टी करती है। उस उल्टी में से कीड़े निकलते हैं। ये क्या? खून और ये कीड़े! माँ! माँ! प्रिया की आवाज सुनकर ममता दौड़ कर आती है, पर बेसिन में कुछ नहीं होता। प्रिया हक्की बक्की रह जाती है। ये सब क्या हो रहा है? प्रिया घबरा जाती है और अपने कमरे में जाकर सो जाती है। डर के कारण वो इतनी थक जाती है कि उसकी आंख लग जाती है। तब उसे ऐसा लगता है उसके पेट पर मानो कोई बैठा हुआ हो। कौन हो? प्रिया के पेट पर एक 5 महीने की बच्ची बैठी हुई थी, जो बुरी तरह जली हुई थी। माँ, तुम ही मुझे लाई ना अपने पेट में? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कौन हो तुम? माँ, देखो मैं जल गई बुरी तरह से। 6 महीने पेट में रहने को भी मुझे नहीं मिला। सहला दो ना माँ। बचाओ! बचाओ! माँ! ममता दौड़कर कमरे में आती है। प्रिया की बातें सुनकर वो सब समझ जाती है। तू कहीं बगल वाले घर में तो नहीं जाकर आई ना बहू? मुझे माफ कर दो, मैं गई थी माँ। उस घर में सब मरे हुए हैं बहू। कई साल पहले स्नेहा उस घर में बहू बनकर आई थी। कुछ ही दिन में वो एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। पूरा घर बच्चे के आने की खुशी में खोया था कि एक दिन अचानक उस घर में आग लग गई। सब बुरी तरह जलकर मर गए। गौरी आज भी दादी बनने का इंतजार कर रही है और इसीलिए स्नेहा ने अपना अजन्मा बच्चा तुम्हारी कोख में डाल दिया। ममता ये कह रही होती है कि पीछे से उसके पैरों को एक बच्चा पकड़ लेता है। दादी, दादी। माँ, स्नेहा की गोद में यही बच्चा था। ये बच्चा कौन है फिर? तेरी मौत है। तेरी भी दादी। जिस चीज का ममता को डर था वही हो गया। ममता ने शिल्पा शहर की पढ़ी लिखी और होशियार लड़की है, जिसकी शादी उसके पापा के सालों पुराने वादे की वजह से गांव के विकास से हो जाती है। शिल्पा की सास पुराने ख्यालों की होती है। अरे शहर की हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मन आए करोगी। घर के कुछ नियम है जो तुम्हें भी मानने पड़ेंगे। हाँ मम्मी, मुझे रीति रिवाज से कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसे नियम जिनका कोई मतलब ना बने, वो तो गलत है। हाय, देखो तो
अरे घर आए एक दिन पूरा नहीं हुआ और सास से जुबान लड़ाना भी शुरू। नहीं हो, बहू हो, अपनी हद में रहना सीख लो। हाँ। इतने में विकास भी वहां आ जाता है। माँ, मुझे लगता है शिल्पा को घर रहने की जगह दुकान चलना चाहिए। इसकी नई चीजों की समझ और सोच हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी रहेगी। बेटे की बात सुनकर माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अरे बीवी के आते ही तेरे तो सुर बदल गए। अगर ये दुकान जाने लगी तो गांव में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी, है? लोग क्या कहेंगे? ये कहीं नहीं जाएंगी बस। हाँ। माँ के आगे और कुछ बोले बिना विकास वहां से चला जाता है और सास शिल्पा को घर के कामों में लगा देती है। उसी रात विकास और शिल्पा साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों सोचती हैं कि औरतें कुछ नहीं कर सकती और उन्हें लोगों की इतनी चिंता क्यों है? पापा की डेथ के बाद माँ ने दुकान संभालने की कोशिश की थी, पर लोगों ने उल्टी सीधी बातें सुनाकर उनका आत्मविश्वास इतना गिरा दिया कि वो कुछ कर ही नहीं पाई और सोचने लगी कि शायद औरतें ये सब कर ही नहीं सकती, इसलिए उनसे भी नहीं हुआ। लोगों की यही तो दिक्कत है, उन्हें अपने से ज्यादा दूसरे की जिंदगी में स्वाद आता है। वैसे लोग जिनसे डरते हैं ना, उन्हें ही तोड़ने की कोशिश करते हैं। आप फिक्र मत करो, मम्मी की सोच बदलने का तरीका है मेरे पास। और अगले ही दिन से शिल्पा अपनी सास की सोच बदलने और लोग क्या कहेंगे के डर को खत्म करने की जद्दोजहद में जुट जाती है। मम्मी आपको पता है, गीता बबीता, अरे जिनके ऊपर दंगल फिल्म भी बनी है। मैं फिल्म बिल में नहीं देखती। हाँ। वो हरियाणा की लड़कियां हैं, दोनों रेसलर हैं। उन्होंने जब ये शुरू किया था ना, तो लोगों ने बहुत बातें बनाई, बुरा भला बोला, मजाक भी बनाया, लेकिन उन्होंने ना किसी की सुनी, ना अपने ऊपर से विश्वास खोया और ना ही हार मानी। और देखो आज किस मुकाम पर है। अरे तो ये सब मुझे क्यों सुना रही है? हाँ। नहीं नहीं, बस ऐसे ही, हमें अपने आसपास की खबरें तो रखनी चाहिए ना। ऐसा कहकर शिल्पा अपनी सास को सोच में डालकर वहां से चली जाती है। अब शिल्पा हर दिन दुनिया के अगेंस्ट अपनी हिम्मत से सक्सेसफुल बनने वाली लड़कियों की कहानी अपनी सास को सुनाने लगती है। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। और माँ, आजकल बहुत चुप चुप रहती हो, सब ठीक तो है ना? बस कुछ सोचती रहती हैं, इसीलिए ज्यादा बोल नहीं पाती। ऐसा क्यों हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे तेरी पत्नी ही दिक्कत है। मैंने क्या किया? अरे रोज मुझे कुछ समझाने के मकसद से एक नई कहानी सुनाती है, पर खुद नहीं जानती कि मुझे सब पहले से पता है। हाँ। तो फिर दिक्कत क्या है माँ? लोग क्या कहेंगे? अरे उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ कहना। आप ये सोचो कि उन्हें नजरअंदाज करके हम साथ मिलकर किस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बेटे और बहू की बातों से सोच में पड़ी माँ वहां से चली जाती है। अगली सुबह सबसे पहले तैयार सास आवाज लगाकर बेटे और बहू को बुलाने लगती है। अरे कहाँ सोते पड़े हो दोनों? किसी को घर में कोई काम नहीं है क्या? हाँ। सास की आवाज सुन शिल्पा भागती हुई कमरे से बाहर निकल आती है, जिसके पीछे विकास भी बाहर आ जाता है। मम्मी आप इतनी सुबह तैयार होकर कहाँ जा रही हैं? अरे किसी नई शुरुआत से पहले भगवान का आशीर्वाद बनता है या नहीं? मैं सीधा दुकान जाऊंगी, तुम काम निपटा कर आ जाना है। सास की बात सुन शिल्पा और विकास खुशी से फूले नहीं समाते। ये हुई ना मेरी माँ वाली बात। पूरा परिवार मिलकर दुकान पर काम करने लगता है, जिसमें विकास और उसकी माँ दुकान संभालते हैं, तो शिल्पा काम को ऑनलाइन डाल शहर और इंटरनेट का काम संभालने लगती है, जिसे देख गांव में लोगों के बीच गॉसिप शुरू होते देर नहीं लगती। और क्या विकास भाई, अकेले काम संभल नहीं रहा था तो नौकर रख लेते, और तो को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? इन्हें घर में जो काम बोलो वो तो सही से करती नहीं, यहाँ आकर तो तुम्हें डुबा ही देंगी। अरे भाई साहब, अगर आपके घर की औरतें सही से काम नहीं करती ना, तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ आपकी पंचायत के लिए किसी के पास समय नहीं है। हाँ।
करारा जवाब सुन बातें सुनाने आए लोग मुंह लटकाए उल्टे पैर वापस चले जाते हैं। वाह मम्मी, ये तो अब दोबारा कभी भूल कर भी यहाँ नहीं आएंगे। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। अरे बहुत हुआ, हाँ काम पर लगो चलो। तीनों आपस में काम बांटकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इसी तरह दिनों के साथ महीने बीतते हैं, जिसमें शिल्पा की पढ़ाई, विकास की मार्केट स्किल और सास की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से उनकी दुकान बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस बन जाता है, जो गांव के साथ साथ शहर में भी अच्छा खासा मशहूर हो जाता है। अरे सच ही कहते थे तुम दोनों, लोगों का तो काम ही होता है कहना। अब हमें सुनना है या नजरअंदाज करना है वो तो हमारे ऊपर है। हाँ, आपकी शुरुआत में गालियां और आसमान छूने पर तालियां, ऐसे लोगों का तो काम ही है पलटना। इनकी बातों से हमें कभी अपनी राह बदलनी नहीं चाहिए, बल्कि अगर बातें बन रही है तो समझ जाओ कि रास्ता सही है।